सभी जो मानव जन यहाँ बैठे हैं सबको जय भीम जय वाल्मीकि। तो एक बार हम सब लोग एक नारा लगाएंगे, जय भीम जय भीम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। हम सब लोग ऑलमोस्ट पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें क्या क्या दिया है, ऑलमोस्ट उनके आ जाओ, यहाँ आ जाओ। संविधान के माध्यम से सीट रोक रखी है। 1947 से पहले हम लोग भारतवर्ष में जरूर रहे थे। हमारे माता पिता ने, थोड़ी कड़वी सच्चाइयां हैं, अगर आप लोग ढंग से सुनोगे तो समझ में आएगा। हमारे माता पिता ने हमें जन्म जरूर दिया। संविधान बनने से पहले जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, हमारे दादा परदादा, उनके पिताजी, तो जन्म तो उन्हें मिला होगा लेकिन मानव होने की पहचान नहीं मिली होगी। अगर मैं थोड़ा सा अगर मान लो 100 ईयर पीछे चला जाऊं बाबा साहब के संविधान लिखने से पहले, तो हम लोगों की हालत कोई कुत्ते से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय कुत्ते को शायद पानी पीने का अधिकार था, एक भैंस को उस तालाब में पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। सोचो कि जब ये हादसा मानव हो के मानव पे हो रहा होगा तो कैसा लगता होगा। अगर आज हम सोचें अगर हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हमें ऐसा इसका कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। मैं वो धन्य करता हूं हमारे जो बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने किस तरह से ये प्रार्थना सही होगी और उसके बाद भी हम सब लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी जब जन्म हुआ उनका और उन्होंने जब अकेले संघर्ष किया होगा, तो सोचो इस मेरे ख्याल से उस समय शायद भारत की जनसंख्या कोई 20 करोड़ के आसपास या 30 करोड़ के आसपास रही होगी, ज्यादा 20 करोड़ जनसंख्या रही होगी जब बाबा साहब का जन्म हुआ होगा। छोटे से गांव में जन्मे, छोटे से परिवार में जन्मे और उनके पिताजी एकमात्र सूबेदार थे उस टाइम पे फौज में, जो अंग्रेजों की सेना हुआ करती उसमें सूबेदार थे। फिर भी उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़े। एक दिन गर्मियों का दिन चल रहा था और जो बाबा साहब को पानी पिलाता था मटके से आदमी, जो उसको बोलते चपड़ासी कहते हैं, वो चपड़ासी नहीं आया तो बाबा साहब उस दिन पूरे के पूरे प्यासे रह गए। सोचो कि उन्होंने कितना संघर्ष सहा होगा हम लोगों को आज इंसान बनाने के लिए। 1947 में जब संविधान लिखा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान पूरा हुआ और संविधान लिखते समय हमारे जो सरकारें रही, हमारे जो लोग उस समय थे संविधान के जो सदस्य रहे, आप क्या सोचते हो कुछ डॉक्टर साहब को सीधा संविधान लिखने के लिए दे दिएगा? नहीं, बहुत सारे लोगों ने संविधान लिखा लेकिन उस संविधान लिखने में असमर्थ रहे। तब बाहर के एक देश में जब उन्होंने संविधान को लिखने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा कि दुनिया का आपके यहाँ एक भारत रत्न है जो संविधान का दुनिया की कोई भी चीज लिख सकता है। तो वहां से डॉक्टर साहब का रिकमेंडेशन हुआ और उनको संविधान लिखने की एक अनुमति मिली, जिसके वो अध्यक्ष बने। तो डॉक्टर साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखते समय वो हर बारीकी का उन्होंने ध्यान रखा जो हम पे या उन पे जो गुजरी थी। हम लोग आज संविधान के बाद जितने भी हम लोग पैदा हुए, हमारे माता पिता ने जन्म दिया, हमें नाम दिया और जो हमें मानव होने की पहचान मिली वो डॉक्टर साहब के भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान से मिली। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे मानव के लिए, ऐसे भगवान के लिए, हमने भगवान तो नहीं देखा लेकिन हमने साक्षात जो भगवान के रूप में एक इंसान को देखा है वो डॉक्टर साहब हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए तालियां तो बजाएं अच्छी सी। आज हम जो सभा कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, ये उन्हीं का दिया हुआ अधिकार है। जो हम वोट डालने जाते हैं उन्हीं का दिया हुआ अधिकार है। हम जो संडे की छुट्टी लेते हैं उन्हीं का दिया हुआ अधिकार है। लेकिन बात आती है संडे की छुट्टी की, तो डॉक्टर साहब ने संडे की छुट्टी हमें सिर्फ इसलिए दिलवाई थी कि जब संडे की छुट्टी मिले तो अपने जीवन में से 2 घंटे निकालो, अपने एरिया में, अपने ब्लॉक में, अपने गांव में जाके देखो कि तुम्हारे समाज का कौन सा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसके माता पिता हैं जो दुखी हैं, तकलीफ है, बीमार हैं, उनका सहायता करो। थोड़ी कड़वी है मेरी बातें, लेकिन जो बाबा साहब ने लिखा था वो वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी कहा था साथ में कि जब आप पढ़ लिख जाओ, सक्षम हो जाओ,
कमाना शुरू कर दो तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने समाज के हित में जो संगठन कार्य करें उनको अवश्य देना। क्योंकि जो भी इंसान या जो भी समाज काबिल होने के बाद अपनी सोसाइटी को पे बैक नहीं करता, वो सोसाइटी कभी भी या समाज डेवलप नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ने जो प्रेगनेंसी लीव मिलती है महिलाओं के लिए, वो 6 महीने की लीव है, वो भी डॉक्टर साहब की देन है। जो हम लोग जिसको आज आरबीआई बैंक के माध्यम से जानते हैं, वो भी डॉक्टर साहब की देन है। आरबीआई भारत की जो बैंक है वो भी बाबा साहब ने ही बनाया था। तो बाबा साहब ने वो हर कार्य किया है जिससे हमें इंसान होने का, कमाने का, पढ़ने का, कपड़े पहनने का, जूता पहनने का, घोड़ी पे चढ़ने का सारा अधिकार दिए। एक डॉक्टर साहब ने सिर्फ किसके दम पे? कलम के दम पे। हम लोगों को आज बुखार आ जाए और हमारे भाई को जरूरत हो तो हम कहते हैं नहीं यार बुखार है, मैं अक्सर नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब रात को जागते थे, पढ़ते थे रात भर, और उनकी जो फैमिली है, जब उनको बाहर जाना था संविधान को फाइल कराने के लिए, उनका बेटा मरा हुआ पड़ा था। उनके 4 बच्चे थे। उनकी बीवी जो माता रमाबाई हैं, तो उन्होंने पूरा उनको कर्ज कर करके अपनी साड़ी तक बेच के उन्हें बाहर भेजा है। तो हम इतना कर्ज कर दूं, डॉक्टर साहब ने अपनी जो फैमिली का बलिदान दिया तो हमारे सबके लिए ले दिया, पूरे भारतवर्ष के उन दलितों के लिए दिया जो दबे कुचले, जो कुत्ते गधे के बराबर थे, उन सब के लिए अपने परिवार को बलिदान कर दिया। हम लोग आज थोड़ा बुखार हो जाता है, हमारे भाई को जरूरत है, हमारी माता को जरूरत है, पिता को जरूरत है, हम लोग कहते हैं नहीं बुखार है, हम नहीं जाएंगे। सोचो वो भी एक इंसान रहा होगा जिस इंसान ने हमें इंसान बनाया, हमें पहचान दी, हमें मानवता सिखाई, हमें समानता में लेके आए। तो ऐसे बाबा साहब का हम ऋण कैसे चुकाएंगे? संगठित होके, संघर्ष करके और शिक्षित बनके। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं इतना बता दूं आपको, अगर मेरी गली में, मेरे ब्लॉक में अगर हम मानव हैं, हम इंसान हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संडे की छुट्टी हम आपको दे रहे हैं अपने जीवन के उस 8 घंटे में 2 घंटे में समाज के लिए देना। तो अगर मान लो हम लोग समाज सेवा करते हैं, पिज्जा खाते हैं, फिल्म देखने चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि मेरी गली में, मेरे ब्लॉक में, मेरे गांव में अगर कोई बच्चा फीस के कारण अगर घर में बैठा हुआ है तो हम सब मिलकर उस बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब का सपना था कि मेरा जो समाज सोया हुआ है वो जाग जाए। बाबा साहब, ये धरती, ये आसमान, जब तक ये आकाश, ये पानी रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। तो कुछ ऐसा कर जाओ, 100 साल मत जियो, 100 दिन जियो, लेकिन 100 दिन में ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग 100 साल तक याद रखें। तो मेरा आप सभी से यही प्रार्थना है कि समाज हित में जब बात समाज की आए तो अपने समाज के साथ तन से, मन से, धन से, हर तरह से, बाहुबली से खड़े हो जाओ, क्योंकि ये आपकी पहचान बनेगी, यही आपकी मानवता होगी, यही समाज की तरक्की होगी। जो समाज विभागों में बढ़ जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसकी पहचान नहीं होती। और मैं थोड़ा सा बोलूंगा और थोड़ा कड़वा होगा मेरा शब्द, जो समाज अपने समाज को जगाने का कार्य नहीं कर पा रहा, या जो समाज हमारा, मैं एग्जाम्पल देता हूं कुछ इलेक्शंस के बारे में, पार्टियां हैं, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज वहीं रहेगा। हम जिएंगे भी समाज में, मरेंगे भी समाज में। जब समाज की बात आए, जब समाज का कोई आदमी टिकट लेके आए, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इंसान को, हम सबको मिलके भारी बहुमत से जिताना चाहिए, तभी समाज का उत्थान हो पाएगा। टांग मत खींचो, कबड्डी का मैच मत खेलो। अगर आपको लगता है 5 साल इंसान ने काम अच्छा नहीं किया समाज हित में, विधानसभा हित में या बाढ़ हित में, तो उसको बदल दो ना। डॉक्टर बदलते हैं ना, हम मौका दो ना सबको एक बार। हम डॉक्टर बदलते हैं, ऐसे ही आप उसको बदल दो, लगता है नहीं कर पा रहे काम। लेकिन जब समाज की बात आए तो समाज के लिए खड़े रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, तभी हम सब लोग तरक्की कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने कलम के दम पे संविधान लिख डाला,
महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम के दम पे रामायण लिख डाली, तो हम सब मिलके कम से कम अपने समाज के लिए इतिहास तो लिख ही सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब लोग सभा में उपस्थित हुए हैं, तो मेरी बातों को अपने घर तक जरूर लेके जाएं। संविधान की बुक अपने अपने घरों में लाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मनीष भाई ने संविधान दिवस के इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान और उनकी सामाजिक, राजनीतिक और संघर्षपूर्ण जो पृष्ठभूमि है उसका उल्लेख आप सबके सामने किया है। हम सबके साथ में डॉक्टर रवि कुमार जी हैं, तो डॉक्टर रवि कुमार जी को मैं निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के जीवन पर और इस संविधान दिवस के अवसर पर कुछ अवश्य बोले। भैया आपसे देखो, ये जो यहाँ खड़े हैं इधर आ जाओ, सब सामने बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, देखो अपने स्थान पर बैठ जाओ आप। महेंद्र चौहान जी, भगवान जी महेंद्र दोहारिया जी, चलो मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ संविधान दिवस के, मैंने सबसे आग्रह किया है कि कुछ आप में से कोई यहाँ जो बैठा है वो बाबा साहब के जीवन पर कुछ बोलना चाहता है, तो यहाँ स्वागत है सबका। हाँ ठीक है, कर दो आप। ठीक यार, वो एक्चुअल में वो दूसरी लाइट एक बार हो गया। तो संविधान दिवस के इस पावन पर्व पर मुझे लगता है जो यहाँ अपने सब साथी यहाँ उपस्थित हैं, तो सबके मन में बाबा साहब के प्रति निश्चित रूप से निस्संदेह अपार श्रद्धा है, और श्रद्धा भी ऐसी, मैं इस श्रद्धा को लेकर के अगर उसकी तुलना करूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, निश्चित रूप से अपने इस देश की महान परंपरा और भारत का जो दर्शन है, चिंतन है, वो संसार में अगर किसी को सर्वोपरि मानता है तो बाबा साहेब अपना माता पिता को मानता है। इस देश का दर्शन, इस देश का चिंतन और इस देश की संस्कृति। लेकिन इस सब के बाद भी अगर उसके पश्चात किसी और का स्थान हो सकता है तो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन परिस्थितियों में देश में जन्म हुआ उनका, तो सर्वत्र चारों ओर भेदभाव का, अस्पृश्यता का नंगा नाच हो रहा है। स्थिति ये थी कि इंसान को इंसान के अधिकार, मानवता को मानवता वाले अधिकार मानव को नहीं प्राप्त थे। ये स्थिति उस समय थी। हाँ भैया, अच्छा, तो ये स्थिति उस समय थी। बाबा साहब का पदार्पण हुआ। बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के पश्चात जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, बड़े भेदभावपूर्ण वातावरण में उन्होंने बड़ी अपरिहार्य स्थितियों में वो शिक्षा ग्रहण कर, बड़े परिश्रम के पश्चात वो शिक्षा ग्रहण कर। भैया, ये जो मंच के दाईं ओर बैठे हैं
ये उधर पहुंचो। अजय भैया इनको वहां पीछे बैठवाया सबको। तो बड़े संघर्ष के पश्चात ये स्थिति बनी, और जब ये स्थिति बनी, बाबा साहब शिक्षा दीक्षा के लिए विदेश में गए। मेधावी छात्र थे, पढ़ने लिखने में उनकी कोई सानी नहीं थी। तो बड़ौदा के जो उस समय महाराज थे, शासक थे, परम आदरणीय सियाजी राव गायकवाड़ जी, उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी, स्कॉलरशिप दी। तो उस स्कॉलरशिप के बल पर बाबा साहब विदेशों में गए और वहां से उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करी, और ऐसी ऐसी डिग्रियां उनके पास थी जो संभवतः भारत में उस समय के जितने महानुभाव थे, किसी के पास वो डिग्रियां नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। भारत के जो सबसे पहले आईसीएस थे, आज जिनको आईएएस कहते हैं ना, तो पहले उस समय आईसीएस होते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, ऐसे ही था ना भाई। तो पहले आईसीएस थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप देखिए, भारत माता को अंग्रेजों की स्वतंत्रता जो बेड़ियां थी परतंत्रता की, उससे स्वतंत्र कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, और हर बार माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई बेटा जो है वो आईसीएस बन गया, आज के समय कोई आईएएस बन जाए, इस पर परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, और वो ज्वाइन ना करे, अपने कैरियर के लिए वो बहुत सारी चीजें दांव पर लगा देता है। पर बाबा साहब ने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। बाबा साहब ने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। किनके लिए? शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, अस्पृश्य समाज के लिए, जो उस समय गुलामी का जीवन जी रहा था। अंग्रेज यहां पर शासक थे, उसके पश्चात भी यही स्थिति थी। स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था, और इसलिए बाबा साहब ने तब भी अंग्रेजों से अपने मतभेद को सबके सामने रखा, सबके सामने रखा। कि आपके आने के पश्चात ऐसा लगता था कि दलितों की स्थिति में, शोषितों की स्थिति में, पीड़ितों की स्थिति में, अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप आप वो काम कर नहीं सके। तो ऐसा असमर्थता और असहमति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय व्यक्त की, स्पष्ट रूप से व्यक्त की अंग्रेजों के सम्मुख। पर जब मूल बात क्या है, और इसलिए मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे पीछे नारा लगाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। सब लोग जो यहां से पीछे तक बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज ये कार्यक्रम क्योंकि यहां है, तो बाबा साहब ने अपना कैरियर, यहां जो सब बैठे हैं, यह ऐसे ही देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि देश की स्वतंत्रता का समय आया, तो स्वतंत्रता का समय आया तो देश के अंदर एक संविधान का निर्माण हो, और वो संविधान निर्माण होना चाहिए। तो उसको कौन निर्माण करेगा? तो उस समय ऐसे बड़े बड़े विद्वत, मतलब स्कॉलर्स थे देश के अंदर, लेकिन उसके पश्चात भी, सारे स्कॉलर्स होने के बाद भी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन बनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा के अध्यक्ष, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो उस संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए गए, और बाबा साहब को ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष बनाया। अर्थात जो संविधान निर्माण करेगी, जो उस संविधान को लिपिबद्ध करेगी, उसके अध्यक्ष बाबा साहब बने। और आज
हम सब लोग मित्रों यहाँ बैठे हैं, तो मनीष भाई ने बहुत सारी चीजें हम सबके सम्मुख रखी हैं। तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करते हुए जो उनका एक पहला लक्ष्य था कि मैं इस देश को, भैया देखो बीच में से आप हट जाओ, भाई बीच में से हट जाओ आप, कि जो सारे इस देश के अंदर स्पर्श समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उन सबको उनके मानवीय अधिकार मैंने इस संविधान के माध्यम से उनको दिलाने हैं। ये बाबा साहब का संकल्प था और बाबा साहब ने उसको पूरा किया। तो इस वर्ग को तो उन्होंने दिया ही दिया, लेकिन इस देश के लिए उनका जो अमूल्य योगदान है, इस देश के लिए जो उनका अमूल्य योगदान है वो क्या है? तो अमूल्य योगदान ये भी है कि एक ऐसा वर्ग जो दलित नहीं था, शोषित नहीं था, पीड़ित नहीं था, लेकिन उसके पश्चात भी जो माताएं बहनें हैं, जो और दूसरी जातियों में भी हैं, उनके प्रति जो भारत के अंदर देखने का दृष्टिकोण था, जबकि हम सब लोग और इस देश में हजारों वर्षों से मां भगवती आदि शक्ति के रूप में उनको पूजा जाता, उनकी आराधना की जाती, नवरात्रे रखे जाते हैं, मां भगवत की आराधना होती है और कंजकों को जमाया जाता है, उनके पैर पूजे जाते हैं, उनको जमाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ कुरीतियों के कारण माताओं बहनों के साथ जो भेदभाव था उसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा का समान अधिकार सबको होगा ये भी व्यवस्था की। माताओं बहनों को जैसे मैटरनिटी लीव की बात आई ना, कि गर्भधारण हो जाता है उसके पश्चात वो सर्विस कर रही हैं, तो भाई कैसे होगा फिर नौकरी में दिक्कत, तो उन्होंने तब वो जो मैटरनिटी लीव थी उसका प्रारंभ करा। और आप एक अनुभव करते होंगे कि ये जो सरकारी नौकरियों में या आज भी जो श्रम कानून है, लेबर लॉज हैं, श्रम कानून, जो लोग नौकरी करते, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको कितने घंटे की नौकरी करनी चाहिए, इसका प्रावधान भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बंबई प्रेसिडेंसी में जब वो लेबर मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं वो बंबई प्रेसिडेंसी के, श्रम मंत्री, तब उन्होंने 8 घंटे की सर्विस ये एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। पूरे दिन में उसको एक बार लंच का समय मिलना चाहिए, ये भी व्यवस्था उन्होंने की। इसके साथ साथ और क्या कहा कि भारतवर्ष, इसकी एकता, अखंडता और संप्रभुता, वो इस देश के नागरिक थे, इस देश को अपनी मातृभूमि मानते थे और उनका ये उन्होंने ये महसूस किया कि इस देश के प्रति मेरा एक दायित्व है कि ये देश अखंड रहे, ये देश अखंड रहे। तो उसके लिए उन्होंने ऐसे संविधान में प्रावधान किए। एक आप अनुभव करते होंगे कि आज के समय में एक व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए आप समझ जाएंगे, वो संविधान लेकर के हाथ में घूम रहा है, हाथ में संविधान लेकर घूम रहा है और कह रहा है इस संविधान का, इस संविधान का, संविधान का, संविधान। भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय धारा 370 नहीं चाहते थे, उन्होंने मना किया था कि ये धारा है, ये इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने संविधान के अंदर धारा 370 को रखवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू धारा 370 के पक्ष में, देश के अंदर सारी रियासतें, उनको भारत में विलय का काम
सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री हुए, सबको पता है। तो देश की सारी रियासतें तो एक हो गई, उनका तो विलय भारत में हुआ, लेकिन एक रियासत जिनको पंडित नेहरू ने अपने जिम्मे ले लिया, उनका जो लगाव होगा, तो वो कौन सी रियासत थी? कश्मीर की। और कश्मीर में तो वो कश्मीर की रियासत भारत के अंदर नहीं मिली, तो केवल किसके कारण नहीं मिली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण। वो रियासत का विलय नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया? एक संविधान के अंदर प्रावधान कराया कि भाई धारा 370 को इसमें शामिल किया। तो बाबा साहब ने असहमति व्यक्त की, तो पंडित नेहरू विदेश चले गए और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास भेजा कि भाई वहां जाकर के आप और उनसे बात कीजिए। तो शेख अब्दुल्ला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिलते हैं कि मैं ये चाहता हूं जी, ये सारे अधिकार जो भारत के अंदर शेष नागरिकों को हैं, वो सारे अधिकार भी आप कश्मीर के नागरिकों को मिलने चाहिए और ये सब कुछ होना चाहिए और कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आप कश्मीर में भारत के अन्य नागरिकों को नहीं देना चाहते, वो मेरे से चाहते हैं आप, मैं बाकी लोगों को यहां पर, तो ऐसा नहीं होगा। मैं भारत का विधि मंत्री हूं और ये काम मैं कभी नहीं कर सकता। तो उन्होंने असहमति व्यक्त की। लेकिन और जबकि धारा 370 को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी जो प्रस्ताव था, तब का कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने धारा 370 संविधान का हिस्सा नहीं बनने चाहिए, ये अपनी वर्किंग कमेटी में कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति की केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा के कारण, पंडित नेहरू की व्यक्तिगत इच्छा के कारण धारा 370 को शामिल किया गया, मतलब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव भी उसके खिलाफ था। तो ये मेरा कहना है। तो आप सब लोगों से केवल एक निवेदन है मेरा, आप इन चीजों को समझें कि ये स्थिति कैसे निर्माण हुई। अब धारा 370 जो कश्मीर में लागू हुई, उसके पश्चात उसका नुकसान सबसे अधिक किसको हुआ, ये अब समझने की बात है। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं, क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे संबंधित हैं, जिसको कारण कश्मीर के अंदर उन वर्गों को नुकसान हुआ। तो पहला वर्ग कौन सा? अनुसूचित जाति वर्ग। मतलब देश का तो नुकसान हुआ ही हुआ। देश का तो पहला नुकसान क्या हुआ कि वो राज्य अपने आप को देश से अलग मानने लगा, विशेष अधिकार प्राप्त हुए। भाई बाकी लोग भी तो इसी देश के नागरिक थे, उन्हें वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए। लेकिन इन्होंने उसके आगे भी कितना मतलब घटिया काम किया कि उस धारा 370 के कारण और एक 35A थे, उसके कारण क्या हुआ कि कश्मीर का मुख्यमंत्री जो अमृतसर जालंधर से वाल्मीकि समाज को वहां ले जाता है सफाई के काम के लिए, और उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि भाई आप जो लोग यहां से जा रहे हैं, इनके हितों की चिंता कश्मीर की सरकार करेगी, इनके बालकों की चिंता कश्मीर की सरकार करेगी। लेकिन वहां क्या हुआ? अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन नहीं मिली धारा 370 के कारण, 35A के कारण। और ये महाराज संविधान हाथ में लिए फिरते हैं, ये अपने आप को दलितों का मसीहा कहते रहे ये सारे लोग। अरे भैया, तब आपको उस संविधान का ध्यान नहीं रहा, तब आपको अनुसूचित जातियों का ध्यान नहीं रहा, तब अनुसूचित जातियों के मानवीय अधिकारों का ध्यान नहीं रहा, तब अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों का ध्यान नहीं रहा, तब आपको रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रहा। अभी लोकसभा चुनाव से कुछ समय पूर्व इन्होंने एक पाखंड पूरे देश में खड़ा कर दिया कि संविधान को खतरा है, और आरक्षण को खतरा है। साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 400 पार हो गई तो ये आरक्षण को समाप्त कर देगी और हो सकता है भारत के संविधान को भी समाप्त कर देगी। लेकिन हुआ क्या भैया? सरकार तो आज भी मेजॉरिटी में है, तो क्या
सरकार ने, भैया देखो मेरा ये कहना है, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, आप सब लोग इधर आकर के बैठो। भाई प्रशांत, क्या हुआ, इनको सबको यहां बैठाओ ना। भैया इधर आओ, भाई इधर आओ, सारे के सारे इधर आ जाओ इस तरफ। प्रशांत इनको बुला ले भाई। तो इन्होंने क्या किया कि भाई सरकार तो अब भी मेजॉरिटी में थी, है, संविधान को कोई खतरा है क्या? आपको तब आरक्षण का ध्यान नहीं आया, दलितों का ध्यान नहीं आया, अनुसूचित जातियों का ध्यान नहीं आया, तो वाल्मीकि समाज को ये वहां ले गए। पर हुआ क्या वहां जाकर के? आज भी जो 2019 से पहले तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की, मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा 370 को समाप्त नहीं किया, तब तक भी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने वाल्मीकि समाज के हित में धारा 370 और 35A को उठाया। अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं था। वहां विधानसभा की सीटें रिजर्व नहीं थी, विधानसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं थी। तो यहां पर यह व्यवस्था हुई है। अब जो 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, उनमें यह व्यवस्था हुई है, विधानसभा की सीटें रिजर्व सीटें हुई हैं। अनुसूचित जातियों को उनके अधिकार जो संविधान उन्हें देता है, भारत के बाकी हिस्से में उनको वहां पर मिले। वाल्मीकि समाज को आज वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। पहले उनको वहां रहते हुए भी, वो कश्मीर में थे, 1959 के आसपास पहुंच गए थे, उसके बाद भी उनको वहां की नागरिकता नहीं थी। मतलब वो भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन कश्मीर के नागरिक नहीं। अरे भाई, आप उनको लेकर गए, वो कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री उनको कश्मीर लेकर गया और झूठा आश्वासन देकर लेकर गया था, और ये इस आश्वासन के अधिकार के साथ लेकर गया कि हम आपको संवैधानिक अधिकार दें। लेकिन वहां क्या हुआ? उनको वो संवैधानिक अधिकार नहीं मिले, रिजर्वेशन नहीं मिली, रिजर्व विधानसभा की सीटें नहीं मिली, उनको वहां नागरिकता नहीं मिली। तो 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा। यह धारा निश्चित रूप से देश के लिए बड़ी हानिकारक है, और उस हानिकारक थी क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता वो प्रभावित हो रही थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में 9 अगस्त को धारा 370 और 35A को भारत के संविधान से हमेशा के लिए निकाल दिया, हमेशा के लिए निकाल दिया। और इससे कश्मीर में रहने वाले अनुसूचित जाति और वाल्मीकि समाज का अभ्युदय हुआ, उनके विकास का मार्ग खुला, उनको उनके मौलिक अधिकार जो पूरे देश में संविधान उनको देता है, वो संविधान के अधिकार उनको अब कश्मीर में भी मिलने लगे हैं। इसके लिए आप तालियां बजाइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो ये अधिकार उनको प्राप्त हुए। तो आज केवल संविधान हाथ में लेकर घूमने से काम नहीं चलेगा, आप उसको अनुसार आपको आचरण भी करना पड़ेगा। देश के संविधान को कोई खतरा नहीं। देश का संविधान भारतीय जनता पार्टी ने बचाया देश का संविधान। और देश के अंदर सब नागरिक समान हैं, तो सब नागरिक समान हैं तो आप भाई जा करके इधर उधर जाते हैं जब भी, और वो जो आपकी नफरत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान जिसको ये कहते हैं, देश के नागरिकों को आपस में विभाजित करते हैं, उनको बांटते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, सबके लिए कही है, और ये कड़वा सच है कि जब हिंदुस्तान के ये सारा वर्ग आपस में संगठित नहीं था तो भारत का विभाजन इस देश को झेलना पड़ा था। और जब वो विभाजन हुआ था ना भैया, तो उस विभाजन के कारण देश के दोनों कोनों में आज जो पाकिस्तान है, वहां रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग और उनको अपनी ही जन्मभूमि से धकेल दिया गया, धक्के मारकर भारत कर दिया गया, और लाखों की संख्या में उनका नरसंहार कर दिया गया।
उनका नरसंहार हुआ, तो जिन्होंने वो झेला था उनको वो पीड़ा पता थी। तो आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में वो वर्ग जो इस देश के ही नागरिक था, तब का पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है तब का भारत ही था, अपने ही देश में एक ही क्षण में पराया हो गया और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आप यहां पर रह रहे हैं, आप जिस गांव के रहने वाले हैं, कोई अलीगढ़ का रहने वाला, कोई मुरादाबाद का रहने वाला, कोई बुलंदशहर का रहने वाला, कोई हरियाणा का रहने वाला, कोई राजस्थान का रहने वाला, कोई दक्षिण भारत का रहने वाला, जब आपको आपके घर से भगा दिया जाएगा और आप रोटी रोटी के मोहताज हो जाएंगे ना, तो आपको उस कष्ट के, उस पीड़ा का अनुभव होगा। माताओं बहनों की इज्जत लूट ली गई, उनका कत्ल कर दिया गया, उनके स्तन काट दिए गए। यह उस विभाजन की पीड़ा थी, जो बंटवारे के इनके अंदर मानसिकता थी। वो बंटवारे की मानसिकता इनके अंदर आज भी जहर की तरह भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए ये बात कही है, क्या कही है? एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। और सही अर्थों में जिन्होंने विभाजन का दंश झेला है ना, उनको उनसे पूछो, आज भी उनकी पीढ़ियां हैं। आज उनमें से बहुत सारे लोग अब इस संसार में नहीं होंगे जिन्होंने उस समय विभाजन झेला, लेकिन आज भी उनके वंशज हैं, देश के और हिस्से में रह रहे हैं। तो ये स्थिति आज ईश्वर की कृपा से भारत का संविधान संरक्षित है, सुरक्षित है। देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है और अनुसूचित जातियों के मूलभूत अधिकारों को जो भारत में संविधान उनको प्राप्त करता है, देता है, उनको कोई खतरा नहीं है। आपको एक और बात बताता हूं कि भाई आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन भारत का संविधान जो देश के अनुसूचित जातियों को अधिकार देता है, समान शिक्षा का अधिकार देता है, वो समान शिक्षा का अधिकार आप जामिया मिलिया इस्लामिया में क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उनको मिलने देते? कि साहब वो अल्पसंख्यक जो है वो विश्वविद्यालय है। भैया भारत का संविधान वो अधिकार देता है उस विश्वविद्यालय को चलाने का, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि बाकी लोगों को उसके अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, यो जो वहां के कर्मचारी हैं उनका शोषण होगा। अभी एक रामावतार नाम के वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की आपको बात बताता हूं, जो जेएनयू के अंदर उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में कर्मचारी है, उसके प्रमोशन का मामला था, इन्होंने उसकी प्रमोशन को रोक दिया और उसके ऊपर यह दबाव डाला जा रहा था कि आप जो हैं अनुसूचित जाति, मतलब अपनी जाति छोड़ करके और मुसलमान बन जाए, यह उसके ऊपर दबाव बनाया जाना था। नाम बता रहा हूं मैं आपको, राम अवतार नाम है उसका। वो सेक्शन ऑफिसर बनना था, उसकी सीनियरिटी को इन्होंने खत्म कर दिया। वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद भी कोर्ट के आदेश को लागू करने को तैयार नहीं थे। इससे पहले एक सचिन नाम के वाल्मीकि समाज के व्यक्ति का इन्होंने वहां जामिया मिलिया में धर्म परिवर्तन करा दिया, वो मुसलमान बन गया, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया। अरे भाई, उस नफरत की दुकान में इन वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है क्या? उस मोहब्बत की दुकान में तो नहीं है, ये इससे पता चलता है। तो उसके ऊपर एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस रिपोर्ट में उस कमेटी ने कहा है कि भाई जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर चाहे वो छात्र हो, स्टूडेंट्स हो, चाहे वहां के कर्मचारी हो, चाहे वहां के प्रोफेसर्स हो, उन सबके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो मैं आज आपको इस मंच से, इस स्थान से यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर अनुसूचित जाति के साथ, दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको होने नहीं देगी, उसको होने नहीं देगी। तो जो भारत का संविधान देश के अंदर जो मानवीय अधिकार सबको मिलते हैं, वो अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए भी संरक्षित है। तो आज इस संविधान दिवस के अवसर पर आप सब यहां पधारे, आप सबका स्वागत है, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था पहले कि आज जो ये संविधान दिवस के अवसर पर
ये प्रवास तय हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के, सांसदों के झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जाने के कारण, तो संभवतः उसके कारण मुझे लगता है, जैसा मैं अभी फोन किया था, लगा रहा था, तो फोन वहां कनेक्ट नहीं हो पाया। तो रामवीर बिधूड़ी जी ने आना था लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। मैं उनकी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।